तलाक के एक कागज ने तय कर दिया कि मैं बिना कुछ लिए घर से बाहर निकलूंगा। मेरी सीईओ पत्नी पूरे समय ठंडे चेहरे के साथ पेश आई और हमें टालने के लिए 5 मिलियन का ब्लैक कार्ड फेंक दिया। उसकी बातों में पूरी तरह से बेरुखी और अधीरता थी। अभी अभी इस दुनिया में कदम रखने के कारण मैं कुछ पल के लिए हैरान और परेशान था। मेरे बेटे ने इस तथाकथित गुजारा भत्ते को साफ मना कर दिया और धीरे से मुझसे शिकायत की कि वो बहुत ठंडी और क्रूर है। उस महिला का चेहरा बेहद सख्त और असहज हो गया। मैंने अपने बेटे को गले लगाया और मुझे बहुत सुकून मिला। इसके बाद मैं अपने बेटे को गोद में उठाकर उस दम घुटने वाले आलीशान विला से बाहर निकल आया। हमारे पीछे का भारी दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया, जिसने पिछली जिंदगी को हमेशा के लिए अलग कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली। आसपास की पूरी हवा में आजादी की खुशबू थी। मेरे बेटे ने मेरी गोद में अपना छोटा सा सिर रगड़ा और धीरे से कहा कि पापा, आखिरकार हम यहां से निकल गए। मैंने अपना हाथ उठाकर धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। हां, ये एक नया जीवन है। इस शरीर के पुराने मालिक की यादें मेरे दिमाग में उलझी हुई सी आने लगी। वो शराब का आदी था, जुए में डूबा रहता था और पूरी जिंदगी उसने कुछ नहीं किया। अगर देखा जाए तो उसने अपनी जिंदगी में इकलौता सही काम फेंगशिन जैसे प्यारे और समझदार बच्चे की परवरिश करना किया था। हम दोनों ने अपनी जेबें टटोली। सारा नकद मिलाकर हमारे पास सिर्फ 321 रुपए और 50 पैसे बचे थे। लियू रुयान के शब्दों में यही वो तथाकथित सम्मान था। हमने पुराने शहर में एक छोटा सा साधारण कमरा किराए पर लिया। दीवारों का प्लास्टर पीला पड़कर उखड़ रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि खिड़की बड़ी और चमकदार थी, जिससे सूरज की खूबसूरत धूप पूरे कमरे में आ सकती थी। फेंगशिन में किसी अमीर घराने के छोटे नवाब वाले नखरे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो खुशी से छोटे से बिस्तर पर लोटपोट होने लगा और बोला कि पापा, ये हमारा सीक्रेट बेस है। अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, है ना? मेरा दिल भर आया। अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये बच्चा पहले उस विला में कितने दबाव में रहता था। बिल्कुल सही, अब से इस घर में पापा की चलेगी। सामान रखने के बाद मैंने आगे की आजीविका की योजना बनाना शुरू कर दिया। इस शरीर का पुराना मालिक 3 साल तक घर जमाई बनकर रहा, धूल की तरह मामूली जिंदगी जी और आखिरकार उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मैं उससे बिल्कुल अलग हूं। मैं फेंग युआन हूं, जो पिछले जन्म में एक मिशेलिन 3 स्टार किचन का हेड शेफ था। इस दुनिया का खान पान का स्तर मेरी नजर में सिर्फ शुरुआती स्तर का है। रात होने के बाद नीचे लोगों से भरे नागरिक चौक को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि खाने का स्टॉल लगाया जाए। मैंने बिस्तर पर खेल रहे फेंगशिन की तरफ देखा और कहा कि बेटा, क्या तुम हर दिन स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हो? फेंगशिन की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गया और सोचने लगा। फिर बोला कि तो हम स्वादिष्ट खाना बेचेंगे और दूसरे बच्चों का मन ललचाएंगे। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी भींची और उसकी आंखों में उम्मीदें तैरने लगी। उसने कहा कि हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और फिर पापा के लिए दुनिया की सबसे शालीन और खूबसूरत नई मम्मी ढूंढेंगे। बच्चे की इस मासूम बात ने मुझे हंसा दिया। मैंने कहा कि ठीक है, तो यही तय रहा। मैंने एक पारंपरिक व्यंजन से शुरुआत करने का फैसला किया, जो आंच और हुनर की सबसे कड़ी परीक्षा लेता है, यानी चाशू राइस। मैंने इस डिश का नाम अनरान श्याओन राइस रखा, जिसका मतलब है उदास कर देने वाला लाजवाब चावल। स्टॉल लगाने के पहले दिन मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। मैंने एक पुराना तिपहिया साइकिल रिक्शा और रसोई का साधारण सामान खरीदा और अपना स्टॉल पास की एक ऑफिस बिल्डिंग के नीचे लगाया। देर रात काम करके लौटने वाले नौकरी पेशा लोगों को अपनी थकान मिटाने के लिए गर्मा गर्म खाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धीरे धीरे रात ढलने लगी। मैंने अपना तिपहिया स्टॉल खड़ा किया और उस पर एक हल्की पीली रोशनी वाला छोटा बल्ब जलाया। तवे पर चाशू मीट भुनने की आवाज आने लगी
और मांस की गहरी खुशबू के साथ शहद की मिठास घुलकर जल्द ही पूरी गली में फैल गई। दूसरी तरफ उस सुनसान विला के अंदर वो एक विशाल कांच की खिड़की के सामने खड़ी थी और उसकी नजरें सीसीटीवी कैमरे में हमारे जाने के फुटेज पर टिकी थी। सहायक ने पास में झुककर खड़े होते हुए धीमी आवाज में जानकारी दी कि प्रेसिडेंट लियू, उन्होंने शहर के एक पुराने इलाके में एक पुराना मकान किराए पर लिया है जहां रहने की स्थिति बहुत खराब है। उसने हाथ में वाइन का ग्लास थामे हुए अपने होठों पर एक ताने भरी मुस्कान लाई। उसे पूरा भरोसा था कि 3 दिनों के भीतर ये नाकाम इंसान बच्चे को लेकर वापस आएगा और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेगा। स्टॉल खुलने के पूरे आधे घंटे तक वहां कोई नहीं रुका। आने जाने वाले नौकरी पेशा लोग तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। वे बस एक नजर डालते और आगे बढ़ जाते, लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। मैं पूरा ध्यान तवे पर पक रहे खाने की आंच को संभालने में लगा रहा था। फेंगशिन तो मुझसे भी ज्यादा शांत था। वो एक छोटा स्टूल उठाकर मेरे पास बैठ गया और अपनी छोटी छोटी टांगों को मजे से हिलाने लगा। आखिरकार जूड़ा बनाए हुए एक थकी हुई युवा लड़की वहां रुकी, जिसे उस शानदार खुशबू ने अपनी तरफ खींच लिया था। उसने पूछा कि भैया, ये कौन सा अनरान शाओन राइस है? एक प्लेट 30 रुपए की है। लड़की के चेहरे पर झिझक थी, क्योंकि 30 रुपए की एक प्लेट फ्राइड राइस की कीमत बहुत सस्ती नहीं लग रही थी। मैंने तुरंत एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा चावल निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि पहले चक्कर देखिए, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। लड़की ने सावधानी से एक चम्मच चावल अपने मुंह में डाला और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कटोरी का एक एक चावल अलग था और वे सुनहरे अंडे के घोल से लिपटे हुए थे। चाशू मीट में चर्बी और मांस का बेहतरीन तालमेल था, जो मुंह में जाते ही घुल गया। नमकीन और मीठे स्वाद से भरपूर सॉस की परतें उसकी जुबान पर बिखरने लगी। वो हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। फेंगशिन तुरंत स्टूल से कूदा और उसके सामने जाकर अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा कि दीदी, क्या मेरे पापा का बनाया खाना दुनिया में सबसे स्वादिष्ट नहीं है? लड़की होश में आई और उसने मजबूती से सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। फेंगशिन ने बड़ों की तरह अपनी छाती थपथपाई और बोला कि अगर आप हर दिन यहां आएंगी तो मैं आपको रोज एक प्यारा सा जादू की झप्पी दूंगा। लड़की उस समझदार बच्चे की मासूमियत पर पूरी तरह फिदा हो गई। उसने अपना फोन निकाला और लगातार तस्वीरें लेने लगी। उसने कहा कि नहीं, मुझे इसे अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना चाहिए। ये तो कमाल का खाना है। उसने तुरंत 2 प्लेट खरीदी, एक वही खाई और दूसरी पैक करवा ली। जाने से पहले फेंगशिन ने अपने वादे के मुताबिक उसे एक प्यारा सा आलिंगन दिया। पहले ग्राहक की तारीफ के बाद लोग खिंचे चले आने लगे। स्वादिष्ट खाने की खुशबू और सोशल मीडिया पर हुई तारीफ की वजह से स्टॉल के सामने जल्द ही एक लंबी कतार लग गई। फेंगशिन अब पूरी तरह खुल चुका था और मेरा खास मैनेजर बन गया था। उसने एक मजेदार नियम भी बनाया कि वो सिर्फ खूबसूरत दीदी को ही गले लगाएगा। पुरुष ग्राहक खाना तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसके करीब नहीं आ सकते। एक कड़क दिखने वाले आदमी ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहा कि बच्चे, अगर अंकल एक प्लेट ज्यादा खाना खरीद ले तो क्या मुझे भी एक झप्पी मिलेगी? फेंगशिन ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और नापसंदगी जताते हुए बोला कि नहीं अंकल, आप बहुत बूढ़े दिखते हैं, मुझे डर लग जाएगा। आसपास खड़े लोग जोर से हंस पड़े और उस आदमी ने भी हार मानकर अपनी नाक सहलाई। कतार लंबी होती चली गई और बहुत से लोग न केवल स्वादिष्ट भोजन के लिए आ रहे थे, बल्कि इस नटखट और प्यारे बच्चे को देखने भी आ रहे थे। कुछ ही देर में सेल्फी स्टिक लिए एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर भीड़ को चीरते हुए आगे आई और बोली कि हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मशहूर फूड स्टॉल पर लेकर आया हूं। सुना है यहां के मालिक बहुत हैंडसम है और बच्चा भी बेहद प्यारा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फेंगशिन ने सीधे उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आंटी, आपने ब्यूटी फिल्टर बहुत ज्यादा लगा रखा है,
आप असलियत में कैमरे जितनी अच्छी नहीं दिखती। उस इन्फ्लुएंसर का चेहरा तुरंत अजीब हो गया और उसके लाइव चैट बॉक्स में संदेशों की बाढ़ आ गई, जहां सभी लोग बच्चे की मासूमियत और बेबाकी का मजाक उड़ा रहे थे। इन्फ्लुएंसर ने तुरंत खुद को संभाला और कैमरा फैंक्शन की तरफ घुमाते हुए पूछा कि अच्छा बच्चे, तो ये बताओ कि लाइव वीडियो देख रही दीदिया सुंदर है या नहीं। फैंक्शन ने कैमरे की तरफ देखकर एक बड़ी सी मुस्कान दी और बोला कि सभी बहुत खूबसूरत है। मेरे पापा अभी सिंगल हैं। अगर कोई दीदी चाहे तो उनके बारे में सोच सकती है। लुक अच्छा होना चाहिए, स्वभाव से कोमल, खाना पकाने में अच्छी और बिल्कुल पहले वाली उस ठंडी मां जैसी। मैंने सीधे तौर पर मना कर दिया और लाइव रूम में पूरी तरह से खलबली मच गई। 5 साल के प्यारे बच्चे द्वारा अपने पिता के लिए ऑनलाइन शादी का विज्ञापन खोजने का ये मामला देखते ही देखते शहर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में टॉप पर पहुंच गया। भीड़ के बीच आसानी से बात संभालते और एक से बढ़कर एक मजेदार बातें बोलते अपने बेटे को देखकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। मैंने सोचा, ये छोटा बच्चा सचमुच जन्मजात चालाक है। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद उस दिन की कमाई पूरे 4,000 रुपए को पार कर गई थी। दुकान समेटने के बाद मैं फैंक्शन को उसकी मनपसंद अल्ट्रामैन कार्ड्स की गड्डी दिलाने ले गया। उसने कार्ड ले तो लिए, लेकिन उन्हें खोला नहीं और बहुत संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन जूड़े वाली वो लड़की दोबारा आई। उसका नाम वैन या था। वो एक नर्स थी और हमारी दुकान की सबसे पक्की ग्राहक भी थी। फैंक्शन ने रहस्यमय अंदाज में उसे एक तरफ खींचा और अल्ट्रामैन कार्ड्स की वो गड्डी उसके हाथ में थमा दी। वैन या ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर मना किया, लेकिन फैंक्शन ने अपना छोटा सा चेहरा गंभीर करते हुए कहा, मेरे पापा कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा करे तो हमें भी उसके प्रति आभार जताना चाहिए। ये आपके लिए मेरा तोहफा है, आपको इसे रखना ही होगा और आगे भी हमेशा आती रहिएगा। मैं एक तरफ खड़ा होकर ये सब देख रहा था और मेरा दिल खुशी से भर गया। ये बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में मुझसे भी बेहतर दुनियादारी समझता था। इंटरनेट के ट्रेंड की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अगले दिन मेरी दुकान पर खाने वालों की इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। उधर दूसरी तरफ अपने आलीशान बंगले में बैठी लियू रुयान आखिरकार और ज्यादा शांत नहीं रह पाई। उसका असिस्टेंट हाथ में टैबलेट लिए डरते डरते आगे बढ़ा और बोला, मैडम, मिस्टर फेंग और छोटे मालिक इंटरनेट पर बहुत मशहूर हो गए हैं। उनकी दुकान बहुत शानदार चल रही है। उनका जीवन बिल्कुल भी बदहाल नहीं है। उसने स्क्रीन को आगे बढ़ाया। चुभने वाले ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखते हुए उसने देखा कि मुझे कई युवा महिलाओं ने घेर रखा है। फेंगशन किसी दूसरे की गोद में लिपटकर दिल खोलकर हंस रहा है। ये देखकर लियू रुयान ने गुस्से में अपना फोन कसकर पकड़ लिया। बदहाली? ये बदहाली कहां थी? वे तो बेहद शानदार और आजाद जिंदगी जी रहे थे। उसने सोचा था कि वे दोनों रोते हुए उसके पास माफी मांगने आएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उन्होंने न सिर्फ एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, बल्कि खुलेआम इंटरनेट पर मेरे लिए शादी का विज्ञापन भी दे रहे हैं। गुस्सा उसके सिर चढ़ गया। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और भारी आवाज में कहा, गाड़ी तैयार करो। एक काली मेबैक कार उस शोरशराबे वाली खाने पीने की गली के मोड़ पर आकर रुकी। आसपास के माहौल के हिसाब से वो गाड़ी वहां बिल्कुल अजीब लग रही थी, जैसे किसी गरीब बस्ती में कोई खूंखार शिकारी जानवर घुस आया हो। वो महंगे ब्रांडेड कपड़ों में 10 सेंटीमीटर की ऊंची हील वाले सैंडल पहनकर कार से नीचे उतरी। उसके रौबदार अंदाज ने पूरी गली को पल भर में शांत कर दिया। उसने दोबारा मिलने के कई तरीके सोचे होंगे, जैसे कि मैं हैरान हो जाऊंगा, घबरा जाऊंगा या उसके सामने गिड़गिड़ाने लगूंगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। मैंने बस खाना पकाते हुए बीच में एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत अपने काम में लग गया, जैसे वो कोई राह चलती अजनबी हो। इस तरह पूरी तरह नजरअंदाज किए जाने पर उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसे हर चीज को अपने काबू में रखने की आदत थी। वो इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पा।
आ रही थी। फेंगशिन ने उसे सबसे पहले देखा। वो तुरंत वैन या की गोद से उतरा और अपनी पसंदीदा चीज की रक्षा करने वाले किसी छोटे तेंदुए की तरह मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर रास्ता रोकते हुए कहा, खतरनाक इंसान, मेरे पापा से 3 मीटर दूर रहो। उसकी नन्ही सी आवाज में पूरी सतर्कता और दुश्मनी साफ झलक रही थी। लियू रुयान गुस्से से कांपने लगी और जोर से चिल्लाई, फेंगशिन, इधर आओ, मैं तुम्हारी मां हूं। उसका पुराना शांत और गंभीर रूप गायब हो चुका था। फेंगशिन आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से इकट्ठा हुई भीड़ के सामने चिल्लाकर बोला, सब लोग अच्छी तरह देख लो, यही वो बुरी औरत है जिसने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया था। अब जब हमारी दुकान अच्छी चल रही है तो ये जानबूझकर हंगामा करने आ गई है। मेरे पापा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं और मुझे पालते हैं। इसे हमें परेशान करने का कोई हक नहीं है। आसपास खड़े लोग तुरंत कानाफूसी करने लगे और हर तरफ से लियू रुयान की आलोचना होने लगी। लोगों को समझ आया कि ये वही दुकानदार है जो इंटरनेट पर मशहूर हुआ है। पूर्व पत्नी दिखने में तो बहुत अमीर है, लेकिन उसका दिल कितना काला है। लोग कहने लगे कि क्या महंगी गाड़ी होने का मतलब यह है कि आप सीधे साधे लोगों को दबाएंगे? ये तो हद से ज्यादा नाइंसाफी है। हर तरफ से उठती उंगलियां और बुराई भरी नजरें उस पर टिक गई। वो भीड़ के बीच में किसी तमाशा बनने वाले जोकर की तरह खड़ी थी। मैंने शुरुआत से लेकर आखिर तक उसकी तरफ दोबारा आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैंने अभी अभी तैयार हुआ गर्मागर्म खाना वैन या के हाथ में दिया और बहुत ही प्यार से इतनी आवाज में कहा जो लियू रुयान को साफ सुनाई दे, चख कर देखो, आज मैंने इसमें खास तौर पर थोड़ी ज्यादा चाशनी मिलाई है। ऐसा कोमल और प्यारा अंदाज जो लियू रुयान को शादी के इतने सालों में कभी नसीब नहीं हुआ था। उसका हौसला पूरी तरह टूट गया। लोगों की थू-थू और नफरत भरी नजरों के बीच वो बेहद शर्मिंदा होकर अपनी कार की तरफ भाग खड़ी हुई। कार में बैठकर उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके हाथों की नसें उभर आई। वो किसी भी तरह ये समझ नहीं पा रही थी कि चीजें इस मोड़ पर कैसे पहुंच गई। उसने फोन उठाया और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जाओ और उस दुकान को बंद करवाओ। मैं उसे दोबारा इस गली में देखना नहीं चाहती। वो किसी भी कीमत पर मुझे खुशहाल नहीं देख सकती थी और इससे भी ज्यादा वो फेंगशिन का किसी दूसरी महिला के करीब जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन जैसे ही मैंने अपनी दुकान लगाई, नगर निगम के कुछ अधिकारी गुस्से में मेरी दुकान को घेर कर खड़े हो गए। उनके अधिकारी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि हमें जनता से शिकायत मिली है कि यहां बिना लाइसेंस के काम हो रहा है और साफ सफाई ठीक नहीं है, इसलिए कानूनन इस दुकान को सील किया जाता है। आसपास के ग्राहक और दूसरे दुकानदार हैरान रह गए, लेकिन मुझे पहले से ही इस बात का अंदाजा था, क्योंकि लियू रुयान के काम करने का तरीका ऐसा ही था। मैंने शांति से अपने हाथ पोंछे और अपनी रेहड़ी के एक गुप्त दराज से कागजात का एक पुलिंदा निकाला। मैंने कहा कि सर, कृपया इसे देखिए। ये हमारा बिजनेस लाइसेंस है, ये मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट है और ये फूड सेफ्टी का परमिट है। सारा सामान मान्यता प्राप्त बाजार से खरीदा जाता है और उसकी रसीदें भी यहां मौजूद है। मैंने सारे पक्के कागजात और रसीदें सबके सामने रख दी। कानूनी तौर पर सारे कागजात मुकम्मल थे कि किसी सड़क किनारे चलने वाली अस्थायी रेहड़ी के पास ऐसे कागजात होना नामुमकिन लगता था। अधिकारी वही दंग रह गया। इतने सालों की नौकरी में उसने पहली बार किसी रेहड़ी वाले के पास इतने पक्के कागजात देखे थे। तभी पुराने ग्राहक बात समझ गए और आगे आकर खड़े हो गए। खाने आए लोग और आसपास के दुकानदार मेरे समर्थन में आ गए और बोले कि आप किस आधार पर दुकान बंद कर रहे हैं? भाई साहब बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। खाने पीने की सफाई में कोई कमी नहीं है। हम रोज यहां खाते हैं और आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। बाप बेटे इसी से अपना पेट पालते हैं। आप लोग इनके मुंह का निवाला छीन रहे हैं। नर्स वैन
या भी दौड़कर भीड़ के आगे आई और मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि कार्रवाई करने के लिए पक्के सबूत चाहिए। बिना सबूत के आप दुकान बंद नहीं कर सकते। ये देखकर फेंग शिन ने तुरंत अपनी कलाकारी शुरू कर दी। वो अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ा और सीधे अधिकारी के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते हुए कहा कि अंकल, हमारी दुकान बंद मत करो। अगर हमारी दुकान बंद हो गई तो मैं और मेरे पापा पुल के नीचे सोएंगे और भीख मांगेंगे। मुझे भिखारी नहीं बनना है। बच्चे का इस तरह फूट फूट कर रोना देखकर सबका दिल पिघल गया। मैंने सही मौका देखकर एक ठंडी सांस ली और बेबसी से लोगों की तरफ देखते हुए कहा कि सच तो यह है कि मैंने अपनी एक बहुत अमीर और रसूखदार पूर्व पत्नी को नाराज कर दिया है। वो बड़े बंगलों में रहती है, बड़ी गाड़ियों में घूमती है। उससे हम बाप बेटे की ये सुकून भरी जिंदगी देखी नहीं जा रही है। इस एक बात ने लोगों के गुस्से में घी का काम किया। भीड़ तुरंत अधिकारियों पर बरस पड़ी कि तुम लोग पैसे वालों के इशारे पर आम जनता को परेशान कर रहे हो। अमीर लोगों के चमचे बनकर गरीबों पर अत्याचार कर रहे हो। हम इस सब का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालेंगे ताकि पूरी दुनिया तुम्हारा असली चेहरा देख सके। अधिकारी के माथे पर पसीना आ गया। वो तो बस ऊपर से मिले आदेश का पालन करने आया था। उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अगर ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसने तुरंत लोगों को शांत करना शुरू किया और चोरी छिपे मेरी तरफ इशारा किया। आखिर में वो अपनी टीम को लेकर चुपचाप वहां से खिसक गया। कुछ ही दूरी पर खड़ी मेबैक कार के अंदर बैठी लियू रुयान दूरबीन से ये सब देख रही थी और गुस्से से कांप रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दौलत और ताकत इन आम लोगों के सामने कितनी बेअसर है। जल्द ही राहगीरों द्वारा बनाया गया वो वीडियो इंटरनेट पर हर तरफ फैल गया। वीडियो का शीर्षक बहुत आकर्षक था, जिसमें लिखा था कि घमंडी पूर्व पत्नी ने ताकत का इस्तेमाल कर रेहड़ी वाले पूर्व पति को परेशान करने की कोशिश की। जनता ने मौके पर ही सिखाया सबक। वीडियो में मेरा शांत स्वभाव, फेंग शिन की चालाकी, जनता का साथ और अधिकारियों की घबराहट साफ दिख रही थी। पत्नी द्वारा ठुकराए गए और अकेले बच्चे को पालने वाले एक लाचार पिता की मेरी छवि लोगों के दिलों में पक्की हो गई। इसके बाद मेरी दुकान पर भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। कई लोग तो सिर्फ मेरा हाथ का स्वाद चखने और मेरा साथ देने के लिए दूर दूर के इलाकों से आने लगे और साथ ही लियू रुयान की इस हरकत की निंदा करने लगे। लगातार 2 बार नाकाम होने के बाद लियू रुयान गहरे असमंजस में पड़ गई। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि जो आदमी पहले शराब और जुए में डूबा रहता था और किसी काम का ना ही था, वो उससे अलग होने के बाद अचानक इतना कैसे बदल गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मेरे बंगले से जाने के बाद के सारे रिकॉर्ड निकालने को कहा, जिसमें बैंक का लेन देन, उठना बैठना और रोज का खर्च शामिल था। जब जांच की रिपोर्ट आई तो वो हैरान रह गई। पहले मेरे खाते के सारे पैसे शराब खानों और जुए के अड्डों में जाते थे, लेकिन अब एक एक पैसे का हिसाब बिल्कुल साफ था। दुकान के सामान और राशन के खर्च को छोड़कर बाकी बचे सारे पैसे फेंग शिन के खिलौनों और खाने पीने की चीजों पर खर्च हो रहे थे। शराब और जुए की बुरी आदतें पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जैसे मेरी आत्मा ही बदल गई हो। सवालों से घिरी लियू रुयान अपने पुराने पारिवारिक घर पहुंची। फेंग शिन के परदादा यानी लियू परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य अपनी पोती के मन की उलझन को पहले ही भांप चुके थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा कि रुयान, तुम्हारे और फेंग के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी रही है। ये कहकर बुजुर्ग ने मैनेजर से एक लिफाफा मंगवाया। लियू रुयान ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर जांच की पूरी रिपोर्ट और कुछ साफ तस्वीरें थी। ये तस्वीरें वही थी जिन्होंने कभी हमारी शादी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। तस्वीरों में मैं एक अजनबी महिला के साथ होटल के दरवाजे पर बहुत करीब खड़ा दिखाई दे रहा था। उस वक्त इन तस्वीरों को देखकर वो गुस्से से पागल हो गई थी और मेरी एक भी बात सुने बिना उसने मुझे घर से निकाल दिया था।
लेकिन रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वे तस्वीरें उसके बिजनेस के दुश्मनों ने एआई तकनीक का इस्तेमाल करके फर्जी बनाई थी। तस्वीर में दिखने वाली महिला भी दुश्मनों की मोहरा थी। मैं शुरुआत से ही एक साजिश का शिकार हुआ था। लियू रुयान के हाथ तस्वीरें देखकर कांपने लगे। एक बहुत बड़ा पछतावा उसके मन में बैठ गया। उसने बिना सोचे समझे अपने ही पति को खुद से दूर कर दिया था और मुझ पर एक धोखेबाज होने का ठप्पा लगा दिया था। उसे फेंग शिन की याद आई, जो पहले बंगले में मुझे देखकर भाग जाता था, लेकिन आज मुझे बचाने के लिए अपनी जान लगा रहा था। उसका दिल ग्लानि से भर गया। वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन सालों से बड़े पद पर रहने के कारण उसे हर समस्या का हल सिर्फ पैसों से निकालने की आदत थी। कुछ ही दिनों बाद लाखों रुपए की कीमत वाली एक बेहद आधुनिक और आलीशान मोबाइल फूड वैन हमारी दुकान के सामने आकर रुकी। उसके अंदर खाना पकाने की हर तरह की आधुनिक सुविधा मौजूद थी। वो इतनी शानदार थी कि उसके सामने मेरी पुरानी रेहड़ी बहुत मामूली लग रही थी। गाड़ी देने आए लोगों ने बताया कि ये किसी अज्ञात महिला की तरफ से तोहफा है। मैंने उस आलीशान गाड़ी को देखा और समझदारी भरी मुस्कान मुस्कुराया। इसके बाद मैंने अपने ग्राहकों के ग्रुप में एक मैसेज डाला कि हम एक लकी ड्रा रख रहे हैं, जिसमें इनाम ये नई चमचमाती गाड़ी है। जो भी ग्राहक हमारे यहां खाना खाएगा वो अपनी रसीद के जरिए इसमें भाग ले सकता है। ग्रुप में हलचल मच गई। मैंने नीचे एक लाइन और लिख दी कि बिना मेहनत के मिली चीज और बिना वजह के आए तोहफे का इस्तेमाल करने से मन को शांति नहीं मिलती। असिस्टेंट ने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लियू रुयान को दिखाया। उस लाइन को पढ़कर उसका दिल छलनी हो गया। उसे बेहद दुख के साथ ये एहसास हुआ कि उसने मुझे कभी असलियत में समझा ही नहीं था। आखिरकार वो इनाम वैन यानी जीता, लेकिन उसने उसे रखने से साफ मना कर दिया। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि इस गाड़ी को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उन्हें एक अनाथ आश्रम में दान कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद मेरे और वैन या के बीच नजदीकी और बढ़ गई। वो अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अक्सर मेरी दुकान पर हाथ बंटाने आ जाती थी। वो सब्जियां धोती, कतार में खड़े लोगों को पानी देती और अपने हाथ से शिकंजी बनाकर पिलाती थी। फेंग शिन ने भी उसे पूरी तरह अपना लिया था। अब वो उसे दीदी नहीं कहता था, बल्कि प्यार से वैन या मम्मी कहकर बुलाने लगा था। एक दिन लियू रुयान फिर से दुकान पर आई। इस बार उसने अपने महंगे और ठाट-बाट वाले कपड़े छोड़कर बहुत ही सादे और साधारण कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और वो चुपचाप आम ग्राहकों की तरह कतार के आखिर में खड़ी हो गई। जब उसकी बारी आई तो उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, एक प्लेट खाना दे दो। मैं खाना निकालने ही वाला था कि तभी फेंग शिन वैन या का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर जोर से कहा, पापा देखो, वैन या मम्मी फिर से हमारी मदद करने आई है। उनके हाथ की शिकंजी दुनिया में सबसे अच्छी होती है। बार बार वैन या मम्मी शब्द सुनकर लियू रुयान का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। वैन या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने बच्चे को टोकते हुए कहा, बेटा ऐसे मत बोलो। लेकिन फेंग शिन ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया और जानबूझकर लियू रुयान की तरफ देखते हुए ताने मारते हुए कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। वैन या मम्मी कुछ लोगों से 1000 गुना बेहतर है, जो सिर्फ बड़े घरों में रहकर अपने बारे में सोचते हैं और अपने सगे बच्चे के बीमार होने पर भी देखने नहीं आते। बच्चे की इस मासूम लेकिन कड़वी बात ने उसके दिल पर सीधा वार किया। लियू रुयान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने उन दोनों के बीच की बात में कोई दखल नहीं दिया। मैंने मुस्कुराकर फेंग शिन के सिर पर हाथ फेरा और वैन या के हाथ से शिकंजी का गिलास लेते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। मेरी आंखों का वह अपनापन और बातों का वह प्यार लियू रुयान साफ देख रही थी। उसके सामने हम तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह लग रहे थे और वो खुद वहां एक फालतू अजनबी बनकर रह गई थी। जलन और दुख उसके मन में उमड़ने लगा।
अब उसके अंदर खाना खाने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। वो बिना कुछ बोले बेहद मायूस होकर वहां से पलटकर चली गई। अपने उस बड़े और सुनसान बंगले में लौटकर उसने घर की सारी बत्तियां बुझा दी। उसने शाम की अपनी सारी जरूरी मीटिंग्स रद्द कर दी और उस अंधेरे कमरे में अकेली रात भर बैठी रही। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि सगी मां होने के बावजूद उसका अपना बच्चा किसी गैर के इतने करीब कैसे हो गया। और वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि जब उसने मुझे किसी दूसरी औरत को देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो उसके सीने में इतना दर्द क्यों हुआ। बहुत सोचने के बाद लियू रुयान ने तय किया कि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। उसने रात भर इंटरनेट पर रूठे हुए साथी को मनाने के तरीके ढूंढे और अगले ही दिन से उसने उन तरीकों को आजमाना शुरू कर दिया। पहला तरीका, फूलों से प्यार जताना। फूलों से लड़ी एक बड़ी गाड़ी उस खाने पीने की गली के मुहाने पर आकर रुकी। दुकान वाले ने 999 गुलाब के फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता मेरी दुकान के आगे लाकर रख दिया, जो दूर से ही सबका ध्यान खींच रहा था। उस पर एक कार्ड लगा था जिस पर लिखा था, फेंग, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? तुम्हारी लियू रुयान। नाम इतने बड़े अक्षरों में लिखा था कि हर कोई पढ़ सके। मैंने दुकान पर रखा हुआ लाउडस्पीकर उठाया और इकट्ठा हुई भीड़ से जोर से कहा, मेरी पूर्व पत्नी ने ये फूल भेजकर दोबारा साथ आने की बात कही है, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूं। आज यहां जितनी भी महिला ग्राहक आई है वे सब इसमें से एक एक गुलाब का फूल ले जाएं और इस खुशी को बांटें। मेरी बात खत्म होते ही महिलाओं की भीड़ टूट पड़ी और देखते ही देखते सारे फूल खत्म हो गए। दूर गाड़ी में बैठी लियू रुयान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। दूसरा तरीका, पैसों के दम पर पूरी दुकान बुक करना। उसने अपने असिस्टेंट के हाथ एक ब्लैंक चेक भिजवाया और कहलाया कि मैडम आज के लिए आपकी पूरी दुकान बुक करना चाहती है, आप सिर्फ उनके लिए खाना बनाएं। मैंने वो चेक सीधे वापस कर दिया और कहा कि मेरा खाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में इसे खाना चाहते हैं। अगर पैसों का रौब दिखाना है तो कृपया लाइन में आकर खड़े हो जाइए। असिस्टेंट का मुंह छोटा हो गया और वो चुपचाप वापस लौट गया। तीसरा तरीका, जानबूझकर सामने आना और मदद करके नजदीकी बढ़ाना। आने वाले दिनों में लियू रुयान रोज दुकान के आसपास ही रहने लगी। हमेशा ऊंची हील पहनने वाली और बड़े पद पर रहने वाली औरत जब छोटे मोटे काम करने लगी तो हर जगह उससे गलतियां होने लगी। कभी वो मेरे बनाए हुए खास मसालों की कटोरी गिरा देती तो कभी फर्श पर फैले तेल की वजह से फिसलने लगती। हर बार मुझे ही आगे बढ़कर उसे संभालना पड़ता था। ने उसे एक निकनेम भी दे दिया था, मिस ट्रबल, और यहां तक कि अपने हाथों से एक डायरी भी बनाई थी जिसका नाम था मिस ट्रबल ऑब्जर्वेशन डायरी। उसने उसे टेप से तिपहिया साइकिल पर चिपका दिया था। उसकी मासूम लिखावट में रोज की मजेदार बातें लिखी होती थी, जैसे सोमवार को मिस ट्रबल ने सोया सॉस गिरा दिया और पापा का चेहरा खराब हो गया। मंगलवार को मिस ट्रबल लगभग गिरने वाली थी और पापा ने उसे संभाला तो वो शर्मा गई और बहुत बेवकूफ लग रही थी। बुधवार को मिस ट्रबल प्याज काटना सीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह मुझसे भी ज्यादा रोने लगी। ये डायरी फूड स्ट्रीट के लिए एक नया मजा बन गई थी। ग्राहक खाना खाने आते तो सबसे पहले रुककर डायरी में लिखी नई बातें पढ़ते थे। बार बार सबके सामने मजाक बनने से लियू रुयान का मन धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। उसने को खुश करने की भी कोशिश की। वो उसके लिए सबसे नया लेगो और एक बेहतरीन रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार खरीद कर लाई, लेकिन ने उसके सामने ही वो सब पड़ोस के बच्चे को दे दिया और सीधे कहा कि इस तरह के खिलौनों से तो मैं 3 साल की उम्र में खेलता था, अब इसमें कोई मजा नहीं है। फिर उसने सोने से पहले कहानी सुनाकर मां बेटे के रिश्ते को सुधारने की सोची। वो बेड के पास बैठी और किताब उठाई, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ बिजनेस की बातें निकली, जैसे हमारी कंपनी की तीसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले 15% की बढ़त हुई है।
ये सूखी रिपोर्ट सुनकर को नींद आने लगी और आखिरकार वो वैन या के दिए हुए भालू वाले खिलौने को गले लगाकर सो गया। कल तक बेहद घमंडी रहने वाली महिला सीईओ को हम बाप बेटे के लिए इस तरह बार बार नादानियों भरी कोशिशें करते देखकर मेरे मन में बदले की कोई खुशी नहीं थी। बस एक अजीब सा अधूरापन और हंसी आ रही थी। शाम के समय लियू रुयान फिर से सब्जियां धोने में मदद कर रही थी। शायद हाई हील्स पहनकर देर तक खड़े रहने की थकान की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया। उसके हाथ से चाकू छूट गया और सीधे उसकी उंगलियों की तरफ गिरने लगा। मेरा दिल दहल गया और मैंने बिना सोचे समझे तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चाकू जमीन पर गिर गया और हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए हैरान रह गए। तलाक के बाद यह पहली बार था जब हम दोनों इतने करीब आए थे। मेरे आसपास उसके परफ्यूम की ठंडी खुशबू आ रही थी, जिसमें खाने के धुएं की महक भी मिली हुई थी। हवा जैसे वही थम गई और माहौल बेहद अजीब हो गया। लेकिन इसी अनजाने खिंचाव ने हमारे बीच लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट को थोड़ा कम कर दिया। लियू रुयान ने अब पहले की तरह जल्दबाजी करना बंद कर दिया था। वो रोज चुपचाप दुकान पर आती और अपनी समझ के हिसाब से छोटे मोटे काम करती, जैसे खाना पैक करना या टेबल और कुर्सियां साफ करना। उसके काम करने का तरीका अब भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसने फिर कभी कोई गड़बड़ नहीं की। मुझे लगा था कि जिंदगी ऐसे ही सुकून से चलती रहेगी, लेकिन झाओ तियान्यू के आने से ये शांति पूरी तरह टूट गई। झाओ तियान्यू लियू रुयान का पुराना बिजनेस दुश्मन था। वो वही इंसान था जिसने नकली तस्वीरें बनाकर मुझे फंसाया था। जब उसे पता चला कि लियू रुयान बार बार सड़क किनारे लगी इस दुकान पर आ रही है और मेरा इतना ख्याल रख रही है, तो उसकी जलन और गुस्सा भड़क उठा। उसकी नजर में मैं एक ऐसा मामूली इंसान था जिसे वो जब चाहे बर्बाद कर सकता था और जिसे लियू रुयान ने छोड़ दिया था। इसलिए मैं उसके ध्यान के काबिल नहीं था। गुस्से में आकर उसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने का फैसला कर लिया। एक दिन टोपी और मास्क पहने एक अनजान आदमी दुकान पर आया और खाना ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही उसने कुछ निवाले खाए, वो अचानक चिल्लाया और उसने चीनी मिट्टी का कटोरा जमीन पर पटक दिया। उसने जमीन पर बिखरे खाने की तरफ इशारा करते हुए जोर से कहा कि खाने में कॉकरोच है। सबने देखा तो सच में कटोरे के नीचे एक मरा हुआ कॉकरोच था। आसपास के लोग हैरान रह गए। वो आदमी अपने फोन से वीडियो बनाने लगा और सबको बताने लगा कि मैं एक धोखेबाज दुकानदार हूं। उसने ये बात इंटरनेट पर डालने की धमकी दी। वो वीडियो बहुत जल्दी फैल गया और इंटरनेट पर लोगों की राय बदल गई। एक दिन पहले तक जिस लाचार पिता से लोग दर्दी जता रहे थे, उसे रातों रात एक लापरवाह और लालची इंसान मान लिया गया। शिकायतें इतनी बढ़ गई कि कुछ ही समय में मेरी दुकान पर सील लगा दी गई और उसे बंद करने का आदेश दे दिया गया। इस साजिश के सामने भी मैं शांत रहा, क्योंकि मैं जानता था कि ये झाओ तियान्यू का ही काम है। लेकिन की आंखें भर आई। वो दुकान बंद होने से परेशान नहीं थी, बल्कि उसे इस बात का दुख था कि मुझे बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि पापा, वे सब बुरे लोग हैं। आपका खाना तो सबसे साफ होता है, क्या हमें फिर से भीख मांगनी पड़ेगी? मैंने उसे गोद में उठाया, उसके आंसू पोंछे और गुस्से से कहा कि डरो मत, पापा किसी को भी हमें परेशान नहीं करने देंगे। वैन या खबर मिलते ही तुरंत आ गई। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस मेरे साथ खड़ी रही और कहा कि फेंग युआन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ लियू रुयान ने जब इंटरनेट पर यह खबर देखी तो वो तुरंत समझ गई कि ये झाओ तियान्यू की साजिश है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाता तो वो सह लेती, लेकिन मेरे और बच्चे के साथ ऐसा करने वालों को वो कभी माफ नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत झाओ तियान्यू को फोन किया और ठंडे लहजे में पूछा कि क्या ये तुमने किया है। फोन पर झाओ तियान्यू हंसते हुए बोला कि हाँ लियू जी, क्या आप हैरान हैं? मैं बस आपको यह दिखाना चाहता था कि जिसे आप इतना मान रही हैं,
वो एक मामूली इंसान है जिसे मैं कभी भी कुचल सकता हूं। मेरी सलाह है कि आप उससे दूर रहें, नहीं तो अगली बार सिर्फ खाने में कॉकरोच नहीं मिलेगा। इस खुली धमकी से लियू रुयान गुस्से से कांप उठी, लेकिन वह मुझसे बहस करने नहीं आई और नहीं उसने इंटरनेट पर कोई जवाब दिया। वो सीधे अपनी कंपनी गई, बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और आदेश दिया कि ग्रुप के सारे पैसों और ताकत का इस्तेमाल करके 3 दिन के अंदर तियान्यू ग्रुप को इस शहर से मिटा दिया जाए। झाओ तियान्यू को लग रहा था कि वो जीत गया है और वह मेरे बर्बाद होने तथा लियू रुयान के झुकने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसने 2 बड़ी गलतियां की थी। पहली ये कि मैं अब 3 साल पुराना बेबस इंसान नहीं था। दूसरी ये कि उसने लियू रुयान जैसी ताकतवर और गुस्से से भरी महिला को चुनौती दी थी। सच तो यह है कि जब मैंने दुकान शुरू की थी, तभी से मैंने साइकिल पर चारों तरफ नजर रखने वाला एक छोटा कैमरा लगा रखा था, ताकि ऐसी किसी साजिश से बच सकूं। उस आदमी का लाइन में लगना, चुपके से कॉकरोच डालना और हंगामा करना, ये सब कैमरे में साफ रिकॉर्ड हो गया था। मैंने पुलिस के पास जाकर समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि सच दिखाने का सीधा रास्ता चुना। मैंने एक मशहूर इंटरनेट ब्लॉगर से बात की और उसी रात लाइव आकर सच सामने रखा। लाइव वीडियो में मैंने कोई रोना धोना नहीं किया, बल्कि सबसे पहले अपनी दुकान की साफ सफाई दिखाई कि कैसे सारा सामान अलग और साफ रखा जाता है। इसके बाद मैंने वो वीडियो चला दिया जिसमें साजिश साफ दिख रही थी। लोगों का गुस्सा शांत हुआ और वे उस आदमी पर भड़कने लगे। सच सामने आने का टॉपिक इंटरनेट पर सबसे ऊपर आ गया। जिस समय मैं सच दिखा रहा था, उसी समय तियान्यू ग्रुप को बर्बाद करने का काम भी शुरू हो चुका था। लियू रुयान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तियान्यू ग्रुप के टैक्स चोरी और गलत खातों के सबूत सरकारी विभागों को दे दिए और बाजार में उनके शेयर्स की कीमत गिरा दी। एक ही रात में तियान्यू ग्रुप के शेयर पूरी तरह डूब गए। अगली सुबह पुलिस और अधिकारियों ने तियान्यू ग्रुप के ऑफिस को सील कर दिया और झाओ तियान्यू को पकड़ कर ले गए। अब उसके पास मुझसे बदला लेने का न तो समय था और न ही ताकत। मेरी दुकान फिर से खुल गई और पहले ही दिन इतने लोग आए कि भीड़ दोगुनी हो गई। कई लोग सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने आए थे। मैं जानता था कि ये सब लियू रुयान की मदद की वजह से हुआ है। हमारे बीच अब एक बिना कहा रिश्ता बन गया था। सड़क के कोने में खड़ी एक काली कार से लियू रुयान चुपचाप मुझे काम करते हुए देख रही थी। ग्राहकों की भीड़ देखकर उसे पहली बार किसी के साथ मिलकर लड़ने की खुशी महसूस हुई। एक छोटे स्टूल पर खड़ी होकर दोनों हाथों को कमर पर रखकर किसी जीते हुए सिपाही की तरह आने जाने वालों से कह रही थी कि मेरे पापा को परेशान करने से पहले मेरी आने वाली नई माताओं से पूछना पड़ेगा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े और दुकान का माहौल बहुत अच्छा हो गया। इस मुश्किल के खत्म होने के बाद लियू रुयान ने भी नाटक करना बंद कर दिया था। वो अब रोज चुपचाप लाइन में लगकर खाना खरीदती, कभी कभी मदद करती, कम बोलती और उसकी आंखों का गुस्सा भी शांत हो गया था। मैं भी कभी कभी उससे मौसम या कि स्कूल की बातें कर लेता था। हमारे बीच का पुराना तनाव अब खत्म हो चुका था। लगा था कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। देर रात अचानक रोते हुए उठी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो पेट पकड़कर बिस्तर पर तड़प रही थी और उसे उल्टियां होने लगी थी। मैं बुरी तरह डर गया और उसे गोद में उठाकर तुरंत अस्पताल भागा। रात के समय अस्पताल में बहुत भीड़ थी। मैं अपने बीमार बच्चे को लेकर पर्ची कटाने, लाइन में लगने और पैसे जमा करने के लिए यहां वहां दौड़ रहा था। घबराहट में मैंने लियू रुयान को फोन कर दिया और उसने तुरंत फोन उठा लिया। मैंने बस इतना कहा कि बच्चा बीमार है और हम अस्पताल में हैं, और फोन कट गया। सिर्फ 20 मिनट में ही सीढ़ियों से दौड़ने की आवाज आई। लियू रुयान सिर्फ नाइटी के ऊपर एक कोट पहनकर आ गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीला था। वो के पास पहुंची और ड्रिप लगे बच्चे को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने हाथ बढ़ाना चाहा पर वो बीच में ही रुक गई।
वो घबराकर कहने लगी कि ये सब कैसे हुआ। चलो इसे किसी बड़े अस्पताल ले चलते हैं। मैं अभी सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाती हूं। वो हमेशा से अपनी ताकत से सब कुछ ठीक करने की आदी थी। नींद में बार बार वैन या का नाम ले रहा था। हार मानकर मैंने वैन या को भी फोन कर दिया। वैन या जब आई तो उसने बहुत आराम से गर्म पानी से पट्टी करके का बुखार कम करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़कर कहानी सुनाने लगी। उसकी देखरेख में का रोना बंद हुआ और वो सो गया। इस पूरे समय में लियू रुयान एक कोने में अलग खड़ी रही। उसने वैन या को बच्चे की इतनी अच्छी देखभाल करते देखा और फिर अपनी घबराहट को याद किया तो उसे अपनी लाचारी का एहसास हुआ। वो एक बहुत बड़े बिजनेस को संभाल सकती थी, लेकिन अपने बीमार बच्चे को संभालना उसे नहीं आता था। ये सब देखकर मेरा मन भी भारी हो गया। मैं उसकी फिक्र को देख सकता था, लेकिन इतने सालों की उसकी लापरवाही को भी भूल नहीं सकता था। उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो मुझे दिख रहा था, लेकिन पुराने जख्म इतनी जल्दी नहीं भर सकते थे। मेरा मन बहुत उलझ गया था। वैन या को सुबह काम पर जाना था, इसलिए बच्चे की हालत ठीक देखकर वो चली गई। अब उस शांत गलियारे में सिर्फ मैं और लियू रुयान रह गए थे। हवा में सैनिटाइजर की तेज गंध फैली हुई थी और चारों तरफ इतनी शांति थी कि सिर्फ एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हम दोनों पास पास खड़े थे और काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार म्याऊं की तरह शांत बैठी सुजैन ने ही चुप्पी तोड़ी और उसकी आवाज भारी और धीमी थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कॉरिडोर के कोने में बनी अंधेरी खिड़की की तरफ देखा और धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में बताने लगी। उसने कहा कि मुझे बचपन से ही बिजनेस की वारिस के रूप में पाला गया था। मुझे अपनी पसंद रखने, दोस्त बनाने या अपनी भावनाएं दिखाने की इजाजत नहीं थी। हर किसी ने मुझसे यही कहा कि मुझे पत्थर दिल और मजबूत बनना होगा। तुम्हारे साथ मेरी शादी भी दादाजी ने कंपनी के शेयर्स को सुरक्षित करने के लिए तय की थी। शुरुआत से ही मैंने तुम्हारे प्रति एक गलत नजरिया बना रखा था। राहुल की बातों ने मेरे उस गलत शक को और पक्का कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके कंधे हल्के से कांपने लगे। उसने आगे कहा कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि किसी से प्यार कैसे करते हैं, और नहीं, ये पता था कि एक मां कैसे बनते हैं। जब मैंने तुम्हें घर से निकाला था तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ एक मुसीबत को दूर किया है, लेकिन जब मैं उस बड़े खाली घर में वापस गई तो वहां नन्हे आरव की मम्मी कहकर पुकारने वाली आवाज गायब थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस दुनिया में अपना इकलौता परिवार खो दिया है। जब ही मैं तुम्हें और आरव को सड़क किनारे दुकान पर हंसते हुए देखती थी या उसे किसी और को मां कहते सुनती थी, तो मेरे दिल की जलन मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती थी। ये सब कहकर वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल थी और आंसू पलकों पर तैर रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। मैंने सुजैन का ऐसा कमजोर रूप पहली बार देखा था। उसने मुझसे कहा कि राघव, मैं आज तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूं। मैं बस तुम्हें सच में यह बताना चाहती हूं कि मैं गलत थी, पूरी तरह गलत थी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल पर जैसे एक भारी बोझ सा पड़ा। मेरे सामने रोती हुई ये औरत और मेरी यादों में बसी वो घमंडी और बेरहम बिजनेस वुमन, दोनों के चेहरे एक हो रहे थे। काफी देर की खामोशी के बाद मैंने अपनी जेब से एक टिश्यू पेपर निकाला और उसके आगे कर दिया। मैंने कहा कि इसे साफ कर लो, नहीं तो कल सुबह जब बच्चा तुम्हें इस हाल में देखेगा तो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा कि तुम फिर से प्याज काटने की वजह से रो रही हो। सुजैन ने हैरान होकर टिश्यू पेपर लिया और सिर झुकाकर आंसू पोंछने लगी। तभी उसकी एक गर्म आंसू की बूंद मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर आ गिरी। अगली सुबह जब आरव की आंख खुली तो उसने बेड के पास मुझे और सुजैन को एक जैसे काले घेरे वाली आंखों के साथ बैठे देखा। उसने अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कहा कि पापा और आफत मैम, आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? सुजैन का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया।
हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के समय जब उसने आरव का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो आरव तुरंत पीछे हट गया और मेरे पीछे छिपकर उसे शक भरी निगाहों से देखने लगा। सुजैन का हाथ हवा में ही रुक गया और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं धीरे से नीचे बैठा और उस छोटे बच्चे की आंखों में आंखें डालकर बड़े गंभीर और प्यार से कहा कि बेटा, पापा ने फैसला किया है कि हम सुजैन आंटी को एक मौका देंगे। आरव ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और नासमझी से देखने लगा। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए आगे कहा कि आज से ये हमारी ट्रेनी मम्मी है। ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी या नहीं, इसका फैसला कई परीक्षाओं के बाद होगा और इसके इकलौते जज तुम हो। पास खड़ी सुजैन ये सुनकर बिल्कुल दंग रह गई। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में अचानक एक अनोखी चमक आ गई। इतने समय की उसकी तड़प, उसकी गलतियों के एहसास और कोशिशों के बाद ये उसके लिए एक आखिरी उम्मीद की किरण थी। उसने जोर से सिर हिलाया और उसकी कांपती हुई आवाज में कहा कि मुझे मंजूर है, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। आरव ने तुरंत अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और एक छोटे अफसर की तरह रौब जमाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपनी नन्ही आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा कि ठीक है, तो ट्रेनी मम्मी नंबर 1, मैं आपको आपका पहला काम देता हूं। आज आपको हमारे साथ घर चलना होगा और मेरे और पापा के लिए खाना बनाना होगा। खाना भले ही बहुत अच्छा न हो, लेकिन बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। क्या आप ये कर सकती है? सुजैन के चेहरे पर थोड़ी परेशानी साफ दिख रही थी, क्योंकि जिसने कभी रसोई का काम न किया हो और जिसके खाने पीने का इंतजाम हमेशा नौकर और शेफ करते हो, उसने कभी गैस चूल्हा तक नहीं छुआ था। लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को सीधा खड़ा किया और एक सैनिक की तरह जवाब दिया कि काम पूरा करने का वादा करती हूं। उन दोनों को इस तरह आमने सामने सीरियस होकर बात करते देख मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया और मेरी हंसी छूट गई। मैं खड़ा हुआ और सुजैन की तरफ देखकर धीरे से बोला कि वैसे मेरी तरफ से पास होने की सिर्फ एक ही शर्त है। उसने तुरंत अपनी सांसें रोक ली और बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखने लगी ताकि कोई शब्द छूट न जाए। मैंने कहा कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावट के, बिना प्याज के आंसुओं के और बिना किसी मुखौटे के मुस्कुराओगी। मेरी इस एक सीधी बात ने उसके सारे दिखावे और घमंड को एक पल में तोड़ दिया। सुजैन कभी मुझे तो कभी आरव को देखने लगी, जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। सुबह की गुनगुनी धूप उस पर पड़ रही थी, जिससे उसका बिजनेस वुमन वाला रोब और गुस्सा गायब हो चुका था। उसके अंदर का सारा घमंड और जिद पिघल चुकी थी। पिछले 20 साल से जमी हुई वो बर्फ की चट्टान आज आखिरकार पिघल रही थी। उसके होंठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान आने लगी। वो मुस्कान थोड़ी अजीब और नई थी। उसमें कोई बनावट नहीं थी और न ही किसी को खुश करने की कोशिश थी। वो उसके दिल से निकली बेहद साफ, सच्ची और कोमल मुस्कान थी। वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसकी पुरानी नकली मुस्कान से कहीं ज्यादा बेहतर, जिंदा और सच्ची थी। मैंने जब उसे इस तरह देखा तो मेरे दिल को पूरी तरह तसल्ली मिल गई। पुरानी गलतफहमियां, दुख, दर्द और झगड़े अब बीता हुआ कल बन चुके थे। उसका खुद को सुधारना, मेरा उसे माफ करना और आरव का एक पूरा परिवार पाना, ये सब अभी शुरू ही हुआ था। पुरानी मुश्किलों का दौर खत्म हो चुका था और जीवन में एक नई शुरुआत हो रही थी। हम 3 लोगों के परिवार की कहानी अब असल में शुरू हुई थी।